तो आज अपना आयनिक इक्विलिब्रियम के रिवीजन सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी 2 लेक्चर अपलोड कर चुका है आपके लिए। ठीक है, और उस लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चंस कराए थे, सेकंड लेक्चर में भी क्वेश्चन कराए थे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम अपना बहुत अच्छा करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर रिवीजन लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसे रेफ़र कीजिए। ठीक, तो आज आते हैं अपने रिवीजन सीरीज़ आयनिक इक्विलिब्रियम के सबसे लास्ट पार्ट में, और आज हम इसे फाइनल करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन को प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, वो क्या है? 20 ml ऑफ 0.1 molar H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 molar NH4OH solution. The pH of resultant mixture is given है अपना pKb जो है NH4OH का वो 4.7 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक, और मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन जनवरी 2020 में भी पूछा गया है। आप जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेन का दिए थे उसमें भी पूछा गया था, जेईई मेन जनवरी में जो आप पहला दिए थे उसमें भी पूछा गया है। तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हम सोचे कि करा देते हैं क्योंकि होना हो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसे भी ये क्वेश्चन बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है सब आपको सॉल्यूशन में बताएंगे हम एक एक चीज़ बहुत अच्छे से। ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, और बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन देख के बच्चा ऐसे भी छोड़ के उसे भागने की कोशिश करता है। चलिए सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 20 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 क्या होता है? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी क्या है? 0.1, वॉल्यूम क्या है? 20, तो कितना हो जाएगा जी? 2 मिलीमोल। अब देखिए मिली मोल को हम बार बार मिली मोल नहीं लिखेंगे, मिली मोल को एम मोल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे आप एम मोल ही कहिए। ठीक, तो मान लीजिए 2 एम मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 का 2 एम मोल है, तो H प्लस का कितना होगा? 4 एम मोल। कैसे? H2SO4 का नंबर ऑफ मोल 2 मिलीमोल है। ठीक, अब H2SO4 में H कितना है? 2, तो H प्लस, जैसे H2SO4 जब टूटेगा तो 2H प्लस। ठीक, मतलब अगर 2 मिलीमोल H2SO4 है, ठीक, जब H2SO4 टूटता है, मान लीजिए अगर ये टूटा तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनाएगा। अगर इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा, राइट। तो ऐसा है, H2SO4 का 2 मिलीमोल है तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस 4 मिलीमोल। तो इसका मतलब है कि मेरा जो नंबर ऑफ मोल H प्लस है वो 4 मिलीमोल है। आसान है, आगे बढ़ते हैं। 30 ml ऑफ 30 ml क्वेश्चन में गिवन है, ये ml है। ठीक है, 30 ml ऑफ 0.2 मोलर NH4OH। ठीक है, तो 30 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल ऑफ NH4OH कितना हो जाएगा? 30 इंटू 0.2, सिंपल है ना, वही फॉर्मूला बस। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल अगर मोल में लिए तो वॉल्यूम को किस में लेते हैं? लीटर में। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ मोल को मिली मोल में लिए तो वॉल्यूम को किस में लेते हैं? नंबर ऑफ मोल को मिली मोल में, तो वॉल्यूम को ml में। तो अपना आंसर किस में आता है? नंबर ऑफ मोल मिली मोल में। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा, आसान है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH4OH ये हो गया। ठीक, सिंपल मल्टीप्लाई है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरा रिवीजन सीरीज 1 रेफर कीजिएगा, उसमें हमने अच्छे से फॉर्मूला भी लिखा है इसका। ठीक, तो ये हो गया अपना 6 मिली मोल। कोई प्रॉब्लम? अब इस क्वेश्चन में क्या रिएक्शन होगा? ठीक, देखिए हमको रिएक्शन अब कैसे पता करते हैं? एक तो कंसेप्ट है कि हम क्या रिएक्शन कराएं तो बफर बने। ठीक है, तो ये होता है कि अपना कंसेप्ट की बात है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन से भी थोड़ा सा डिड्यूस करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन है H2SO4, हमको यहाँ से H प्लस मिला, NH4OH हमको यहाँ से NH4OH का नंबर ऑफ मोल मिला। अब हम ऐसा रिएक्शन कराएंगे जिसमें हमको रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल पता है, मतलब जिसका भी नंबर ऑफ मोल पता है वो रिएक्टेंट में होना चाहिए। तो
इस रिएक्शन को कंसीडर किए, क्योंकि रिएक्टेंट में होगा और नंबर मोल पता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका नंबर ऑफ मोल मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल पते हैं। ठीक है, तो देखिए NH4OH प्लस H प्लस का रिएक्शन कराए, क्योंकि ये दोनों का मोल हमको नोन है, पहले से गिवन है, तो ये बनता है NH4 प्लस H2O। ठीक है, इनिशियली क्या है NH4OH अपना 6 मिलीमोल है। ठीक है, और जो अपना H प्लस है वो 4 मिलीमोल है। ठीक, और इनिशियली NH4 प्लस 0 है और H2O 0 है, क्योंकि ये तो बाद में बनेगा प्रोडक्ट। ठीक, फाइनली क्या होगा देखिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कौन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कौन खत्म हो जाएगा, देखिए H प्लस खत्म हो जाएगा, इसका जब इसका 1 मोल खर्च होगा NH4OH का, तो H प्लस का भी 1 मोल खर्च होगा, NH4 प्लस का 1 मोल बनेगा, H2O का 1 मोल बनेगा। तो इसका मतलब जब इसका 4 मोल खर्च होगा तो इसका भी 4 मोल खर्च होगा, इसका 4 मोल बनेगा, इसका 4 मोल बनेगा। मतलब अगर इसका 4 मोल खर्च होता है तो बचेगा कितना 2, 4 मोल मतलब 4 मिलीमोल, समझिए मिलीमोल है, तो बचेगा कितना 2 मिलीमोल। H प्लस का कितना बचेगा 0 मिलीमोल, क्योंकि 4 मिलीमोल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और इसका कितना बचेगा 4 मिलीमोल, H2O का बचेगा 4 मिलीमोल। ठीक है, राइट। अब देखिए रिएक्शन कंसीडर कर लिए, अब देखिए इस रिएक्शन में हमको बच क्या रहा है, जो अपना सॉल्यूशन है, अब जो अपना सॉल्यूशन है वहां पे क्या बच रहा है, NH4OH बच रहा है 2 मिलीमोल, NH4 प्लस बच रहा है 4 मिलीमोल। अब उस सॉल्यूशन में NH4 प्लस है और NH4OH है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 2 बच रहा है। ठीक है, और ये जो है ये सटीक एग्जाम्पल है, कंडीशन है ये बेसिक बफर सॉल्यूशन का। अब बफर किसको कहते हैं सर, ठीक है, तो भाई मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, कुछ नहीं है। ठीक है, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेसिस्ट करता है पीएच चेंज में। ठीक, जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली डालते हो, देखो जनरली क्या होता है, अगर आप अमाउंट ऑफ एसिड डालते हो किसी सॉल्यूशन में तो आप H प्लस बेसिकली उसमें डाल रहे हो, H प्लस डाल रहे हो, इसका मतलब आप पीएच उसका घटा रहे हो। ठीक है, और अगर आप बेसिकली अगर अल्कली डालते हो, बेस डालते हो, इसका मतलब आप उसमें OH माइनस डाल रहे हो, मतलब उसका पीएच आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन की क्या खासियत होती है कि आप एसिड या बेस डालिएगा उस सॉल्यूशन में तो वो पीएच में चेंज उसमें नहीं होता है, मतलब ये एक कंडीशन है जहां पे पीएच में चेंज होता ही नहीं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर कितने टाइप का हो सकता है, बफर 3 टाइप का होता है, एक सिंपल बफर, एक एसिड बफर और एक बेसिक बफर। अब समझते हैं किसको कहते हैं जी। सिंपल बफर कहते हैं साल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस को। ठीक है, जैसे CH3COONH4। ठीक है, ये जो साल्ट है ये किससे बना है, CH3COOH, ये वीक एसिड है ये वीक एसिड है, और ये क्या है वीक बेस, राइट, और ये क्या है वीक एसिड। तो वीक एसिड और वीक बेस से बना है साल्ट CH3CONH4, तो सिंपल बफर क्या होगा वीक एसिड प्लस वीक बेस, मतलब CH3COOH प्लस NH4OH। ठीक, एसिड बफर का कंडीशन होता है, अब देखिए ये डिफिनीशन है कि किसको एसिड बफर कहते हैं, किसको बेसिक बफर कहते हैं, डिफिनीशन है और मैं आपको बेसिकली डिफिनीशन बता रहा हूं। एसिड बफर क्या होता है अपना, एसिड बफर होता है वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस। कोई भी हम वीक एसिड ले लिए, जैसे मान लीजिए CH3COOH एक वीक एसिड है, उसको लिए, और इसका जो कंजुगेट बेस होगा, मतलब इससे जब H प्लस निकलेगा तो कोई एक प्लस जुटेगा, जैसे यहां से अगर H प्लस निकलता है CH3COOH से तो CH3COO माइनस बचता है, और उसमें जब Na प्लस लगता है तब तो ये बनता है CH3CONA, राइट। तो इसका मतलब कि ये इसका कंजुगेट बेस है, इस वीक एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH का ये जो है ये कंजुगेट बेस है, राइट, मतलब ये एसिड बफर है। बेसिक बफर क्या होता है, वीक बेस प्लस इट्स कंजुगेट एसिड। तो वीक बेस क्या है, देखिए अब इसका एग्जांपल क्या है अपना, देखिए NH4OH, ये क्या है वीक बेस, ठीक, वीक बेस है, और ये इसका क्या है कंजुगेट एसिड, क्योंकि इससे OH निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है CH3COOH और CH3CONA, इसको हम CH3CO माइनस भी लिख सकते हैं। अब इसमें Na आए या K आए, ठीक है, इसके मर्जी पे है, ठीक, कुछ भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ NH4 है तो यहाँ पे NH4Cl माइनस भी इसमें जुट सकता है, इसमें NH4Cl भी हो सकता है, ठीक है, मतलब
ये सब बेसिक बफर है। तो आप मानिए बेसिक बफर का कंडीशन क्या होता है, वीक बेस और इसका कंजुगेट एसिड का सॉल्यूशन बेसिक बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, अगर बेसिक बफर कहलाता है कैसा सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक वीक बेस हो और एक इसका कंजुगेट एसिड हो। तो अपना जो सॉल्यूशन बच रहा है उसमें एक तो वाटर बच रहा है जो कितना है 4 मिलीमोल, राइट, 4 मिलीमोल वाटर बच रहा है। ठीक, और वाटर में बच रहा है NH4OH और NH4 प्लस। NH4 प्लस का 4 मिलीमोल और इसका 2, इतना ही बच रहा है। मतलब NH4OH अपना क्या है, वीक बेस, और NH4 प्लस क्या है, कंजुगेट एसिड, उसका कंजुगेट एसिड। तो मतलब अपना बेसिक बफर सॉल्यूशन है। इतना चीज समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एक बार पता कर लिए कि ये बेसिक बफर है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि बेसिक बफर का जो पीओएच का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, पीओएच का फॉर्मूला होता है पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन साल्ट क्या है, साल्ट अपना NH4 प्लस है और जो बेस है वो NH4OH है। क्लियर है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग NH4 प्लस बाय NH4OH। देखिए क्यों होगा, जो कंसंट्रेशन होता है अपना वो होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। अब चूंकि NH4 प्लस NH4OH एक ही सॉल्यूशन में है तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो हम उसको नंबर ऑफ मोल से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम नीचे कट जाएगा तो नंबर ऑफ मोल से सीधे ले लिए। तब नंबर ऑफ मोल मुझे पता है NH4 प्लस का, निकाले थे रिएक्शन में कितना था 4। नंबर ऑफ मोल NH4OH का पता है 2। फाइनल कंडीशन लेते हैं यहाँ, फाइनल कंडीशन। तो और 4 पीकेबी 4.7 गिवन है, तो कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, पीओएच की वैल्यू 5। ये फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद पीओएच प्लस पीएच 14 के बराबर होता है, आसान है। पीएच क्या होता है 9, राइट। अब देखिए, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो मैं इससे आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक, मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे हमने पीएच निकाला, वॉल्यूम दिया हुआ था, यहाँ पे हम पीएच दे रहे हैं आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है, आंसर भी हमने दे रखा है। सो ट्राई योरसेल्फ, देखते हैं। ठीक है, क्या हम रिवीजन कराए हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और अपना आया हुआ है, देखिए, जेईई मेन 2020 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी वीडियो में करा चुके हैं, फिर भी एक बार करा देते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CrOH3 एट 298 केल्विन इज 6.0 into 10⁻31। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CrOH3 विल बी। क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हम पहले भी करा चुके हैं अपने आयनिक इक्विलिब्रियम रिवीजन सीरीज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आप रेफर करते हैं तो वहाँ आपको इसका अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पे नहीं समझे तो आप प्लीज़ पिछला लेक्चर रेफर कर सकते हैं, उसमें मैं आपको सब कुछ समझाया है। तो मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ CrOH3 इनिशियली S मोल है। क्या है, S मोल पर लीटर, सॉरी। ठीक है, S मोल पर लीटर मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन CrOH3 का है। ठीक है, अब इनिशियली CrOH3 हम S माने हैं तो ये 0 है, ये 0 है। CrOH3 जब टूटेगा तो ये Cr3 प्लस 3OH बनाएगा। क्लियर है। फाइनली देखिए क्या होगा, ये खत्म होके 0 होगा। अगर इसका S मोल खत्म होगा तो Cr3 का S मोल बनेगा और OH माइनस का 3S मोल बनेगा। ठीक, तो मेरे पास फाइनल कंडीशन है कि मेरे पास CrOH3 का कंसंट्रेशन अब 0 मोल बचा मेरे सॉल्यूशन में, Cr3 प्लस का बचा S और OH माइनस का बचा 3S। ठीक, तो KSP क्या हो जाएगा, Cr3 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cr इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस टू द पावर 3। नहीं समझ में आया तो पिछला लेक्चर प्लीज रेफर कीजिए। ठीक, तो KSP की वैल्यू अपनी दी हुई है। ठीक है, हमने आसानी से सब कुछ पुट कर दिया, S वैल्यू पुट किया, यहाँ पे 3S पुट किया, इसका क्यूब हुआ। ठीक, तो हमें यहाँ से S की वैल्यू आई। ठीक,
अब S की वैल्यू आई, लेकिन मुझे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन तो 3s है, यही तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन है, ये 3s है। ठीक, तो 3s है तो S की वैल्यू मिल गई, तो 3s निकालना पड़ेगा, तो 3s बराबर 3 इंटू दिस। अब 3 को डायरेक्ट इसमें नहीं घुसा देंगे, जनरली बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक, 3 को लिख सकते हैं 81 टू दी पावर 1/4, और ये तो ऑलरेडी टू दी पावर 1/4 है। ठीक, तो अब इसको अंदर ले जा सकते हैं, तब ये होल टू दी पावर 1/4 होगा। ठीक, तो इसका मतलब आंसर अपना ये आएगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप नहीं समझे होंगे क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा तेज पढ़ाया है, तो आप मेरा पिछला लेक्चर रेफर कीजिए, उसमें मैंने सॉल्वेटेड प्रोडक्ट का एकदम सेम क्वेश्चन कराया है। चूंकि ये जेईई मेन में आ चुका है, इसलिए मैंने इसे फिर से कराया, ताकि आप कंसिडर करो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अपने रिवीजन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि टाइट्रेशन। क्या है? टाइट्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन है, ए डिफिनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्वस N/20 एसिटिक एसिड pKa इक्वल टू 4.74 दिया है, कि जो pKa है वो 4.74 है। ठीक है, it is found that 75 equal sized drops of NaOH added from a burette affect the complete neutralization। देखिए क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड है आपका, एक डिफिनिट वॉल्यूम मान लीजिए एसिटिक एसिड है कंटेनर में, इस कंटेनर में अपना CH3COOH भरा हुआ है। ठीक, मान लीजिए आपका एसिटिक एसिड भरा हुआ है, जिसका कंसंट्रेशन कुछ दिया हुआ है N/20। ठीक है, मतलब इसमें कुछ कंसंट्रेशन होगा H+ आयन का, राइट। अब देखिए क्या है, कहता है कि जब इसको स्ट्रॉन्ग बेस से हम टाइट्रेट करते हैं तो फाउंड किया जाता है, टाइट्रेट का मतलब क्या है पता है, अब स्ट्रॉन्ग बेस मान लीजिए यहाँ पे मेरा है, ठीक है, और यहाँ से बूंद बूंद, 1 बूंद गिरा है, 2 बूंद गिरा है, 3 बूंद गिरा है, यहाँ से गिर रहा है, बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप दे रहे हैं। ठीक, तो जैसे ही एक ड्रॉप देंगे, अगर हम एक ड्रॉप अगर NaOH का गिरता है, तो मतलब क्या कर रहे हैं, इसमें जो H+ है, इस कंटेनर में जो H+ है, उसको हम थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किए। इसका मतलब क्या है कि H+ का कंसंट्रेशन घटा। ठीक है, H+ का कंसंट्रेशन घटा तो pH क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जो जो हम ड्रॉप ड्रॉप डालेंगे तो pH बढ़ता जाएगा। मतलब हम ड्रॉप ड्रॉप जो ही डाले, एक ड्रॉप डाले pH चेंज हुआ, अगला ड्रॉप डाले pH चेंज हुआ, फिर अगला ड्रॉप डाले pH चेंज हुआ, हर ड्रॉप डालने से pH चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या pH चेंज हुआ, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द pH व्हेन एसिड सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। मतलब कह रहा है कि NaOH ऐड कर रहे हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। न्यूट्रलाइज कैसे हो रहा है बताया, H+ इसमें ऑलरेडी तैर रहा है, यहां से जब NaOH का ड्रॉप ड्रॉप गिरा रहे हैं तो OH- यहां से आ रहा है, तो H+ OH- मिलके न्यूट्रलाइज होके H2O बना रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो कह रहा है कि जब ये एसिड जो एसिटिक एसिड है, ये अपना 20% H+ खो दे, क्या कर दे, 20% H+ इसका अब न्यूट्रलाइज हो गया है, अब इसका 80% H+ ही है जो न्यूट्रलाइज होना बाकी है। तो कहता है तब pH क्या हो, क्योंकि देखिए जब ये अपना H+ 10% न्यूट्रलाइज होगा तो pH अलग होगा, 20% न्यूट्रलाइज होगा तो pH अलग होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं? ठीक, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, weak acid with a strong base, if the weak acid is left behind then definitely acidic buffer is formed। अब देखिए हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, एसिडिक बफर हमने बताया आपको, एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर होता है वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस। ओके, वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस। अब देखिए मेरे पास CH3COOH वीक एसिड है, राइट, और जब NaOH हम डाल रहे हैं तो इसका H+ न्यूट्रलाइज हो रहा है और ये बना रहा है CH3CONA। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन है CH3COH प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा CH3COONA प्लस H2O। तो ये है और ये है, मतलब ये जो अपना वीक एसिड है और इसका ये कंजुगेट बेस है,
जो कि एसिडिक बफर का कंडीशन है। तो पीएच जो होता है एसिडिक बफर का वो होता है पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो जब 20% न्यूट्रलाइजेशन होगा वीक एसिड का तो मतलब है, ठीक है, कि देखिए ये वीक एसिड का 20% न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो ये एसिड कितना बचा 80%, राइट। अब देखिए कि मान लीजिए ये 1 मोल था, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा था कि ये पूरा था, ठीक, इसका जब 20% खत्म हुआ तो बचा कितना 80%। लेकिन CH3CONA बना कितना 20%, क्योंकि जब इसका 20% खत्म हुआ इसका मतलब 20% ये बना जी ना, CH3CONA 20% बना ना, और ये क्या हुआ 20% खत्म हुआ। जो फाइनल कंडीशन होगा वो CH3COH 80% बचा होगा और CH3CONA 20% बचा होगा जब ये 20% न्यूट्रलाइज हो चुका हो। समझ में आ रहा है, ठीक। तो पीएच क्या होगा, पीएच होगा पीके प्लस लॉग, ठीक, 20/80, क्योंकि साल्ट कितना है जी, साल्ट मतलब CH3CO है वो कितना है 20, और अपना ये एसिड कितना है CH3COH मतलब ये कितना है 80, ठीक। समझ में आ रहा है। अब इसको वैल्यू पुट करिए आप, ठीक, आसान है, माइनस क्या हो जाएगा माइनस लॉग 4, क्योंकि ये 4 अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में लॉग होगा। 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर को 2 log 2 लिख सकते हैं, log 2 का वैल्यू मुझे पता होता है 0.3, तो 4.14 अपना आंसर है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। साथ ही साथ मैं जेईई मेन पर अभी आपको कि लास्ट 15 डे में, क्योंकि अब तो 15 दिन बच रहे हैं, अगर जेईई मेन सितंबर में हैपन होता है 1 सितंबर से, तो अब तो 15 डेज बच रहे हैं, तो मैं आपको ये वीडियो भी बनाऊंगा इस पर कि लास्ट 15 डेज में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे हम जेईई मेन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनका भी रिवीजन अच्छा हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।